जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड की। इसके अन्य पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन 5 टॉपिक्स का, ठीक है, जिसमें पहला है द्रव्य पदार्थ या मैटर क्या होता है, द्रव्य की कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं और उनमें क्या क्या अंतर है, और द्रव्य का बड़े स्तर पर वर्गीकरण यानी वृहद स्तर पर वर्गीकरण, और समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस यानी विषमवागी मिश्रण क्या होता है, और तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड में क्या अंतर होता है। 5 टॉपिक क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक द्रव्य यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? हर वह वस्तु पदार्थ कहलाएगी, हर वह वस्तु पदार्थ कहलाएगी जो निम्न 2 गुण रखेगी, ठीक है। पदार्थ हम उसी को कहेंगे जो ये दोनों गुण आवश्यक रूप से रखे। पहला है कुछ स्थान घेरती हो, यानी कोई भी वस्तु द्रव्य तभी कहलाएगी जब वो कुछ स्थान घेरती हो, यानी उसका कुछ वॉल्यूम हो, और सेकंड उसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी उसको तोलने पर कुछ उसका मास भी होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उसको हम किसी वस्तु को पदार्थ या मैटर कहेंगे। जैसे एग्जांपल पेन, ये मेरा हाथ में पेन है, ठीक है, इसको अपन यहाँ रखें तो ये कुछ स्थान भी घेर रहा है और इसको तोलने पर इसका कुछ मास भी होगा, तो अपन इसको पदार्थ बोल सकते हैं। सेकंड पानी, पानी को अपन तोलते हैं तो कुछ उसका भार होता है यानी मास होता है, और पानी को जिस बर्तन में रखते हैं उसमें कुछ वो स्थान भी घेरता है। वैसे ही वायु, ठीक है, ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल। तो आई होप आपको द्रव्य यानी पदार्थ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। पर आपको यहाँ डाउट होगा कि द्रव्य एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो द्रव्य पदार्थ को कहते हैं यानी मैटर। ये मैटर ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो द्रव्य किसको कहते हैं? पदार्थ को। वो पदार्थ कोई सा ही हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन द्रव, द्रव क्या है? एक द्रव्य का भाग है। द्रव्य यानी पदार्थ का भाग है ये, ठीक है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, द्रव्य और द्रव अलग चीज़ें हैं दोनों। एक द्रव्य है और एक द्रव है। द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव पदार्थ का एक भाग है। चलिए अब देखते हैं कि पदार्थ को किन किन अवस्थाओं में बांटा गया है, मतलब पदार्थ अपने को प्रकृति में किन किन अवस्थाओं में मिल सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा है लिक्विड द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 मैंने एक साथ लिखे और 2 अलग क्यों लिखे। इसका कारण ये है कि ठोस, द्रव और गैस, ये 3 ऐसी अवस्थाएं हैं जो बहुत पहले खोजी जा चुकी है और ये अपने सिलेबस में भी है। लेकिन प्लाज्मा और BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये अभी हाल ही में खोजी गई है दोनों, इसलिए मैंने अलग से लिखी है। ये अभी सिलेबस में नहीं आया, पर आप नॉलेज के लिए इनको भी थोड़ा ध्यान रखें। अपन अब देखेंगे इन सब को डिटेल में। तो पहले देखते हैं प्लाज्मा और BEC, इनको पहले देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, फिर अपन ठोस, द्रव और गैस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस आप नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखें, बाकी एग्जाम में नहीं पूछते। प्लाज्मा अति यानी हाईली आयनित गैस। प्लाज्मा ही गैस ही होती है, पर ये क्या है, बहुत ज़्यादा आयनित गैस होती है,
ठीक है, जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों की संख्या बराबर होने के कारण अनावेशित। इस पे आयन तो मौजूद होते हैं, पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेशों की संख्या बराबर होने के कारण प्लस माइनस जुड़ के टोटल आवेश 0 हो जाता है और ये अनावेशित रहती है। और शुरू में अपन ने बताया कि ये गैस होती है, ठीक है। फिर अपन ने इसको गैस में क्यों नहीं रखा, वो इसलिए क्योंकि इसके गैसों से भिन्न गुण होते हैं, यानी इसके जो गुण होते हैं वो और व्यवहार जो भी होते हैं वो गैसों से भिन्न होते हैं, इसलिए इसको अलग नाम दिया गया, पदार्थ की स्टेट प्लाज्मा, ठीक है। अब देखते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब जो ऊपर 4 अपन देखी, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये तो क्या थी, प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, लेकिन BEC एक मानव निर्मित पदार्थ की अवस्था है, यानी कि इसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है। जो किसने बनाई थी, पहले सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया था, फिर ज़्यादा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। तो कुल मिला के इन दोनों के नाम के सम्मान के लिए इसका नाम रखा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, BEC, ठीक है। तो नॉर्मल दोनों के बारे में ध्यान रखें क्या है, बाकी अपने एग्ज़ाम में नहीं पूछते लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं, अब आप एक सवाल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पदार्थ की एक अवस्था स्टेट को दूसरी अवस्था में हम बदल सकते हैं कि नहीं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। इसके बारे में आप सोचें, वीडियो को पॉज करके, और आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर मेरे बताने से पहले सही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की एक अवस्था यानी स्टेट को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं कि नहीं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो आप सोचें ज़रूर। अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है हाँ, यानी कि पदार्थ की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में अपन बदल सकते हैं। कैसे, ऊष्मा ऊर्जा के आदान प्रदान से। ऊष्मा यानी हीट एनर्जी से। आदान प्रदान मतलब या तो ऊष्मा एक स्टेट को देकर या उससे लेकर। जैसे एग्जाम्पल, ठोस जल है, ये ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ़ ये है। अगर इसको अपन ऊष्मा देंगे, ठीक है, यानी हीट देंगे, तो ये पिघल कर द्रव बन जाएगी। तो ये पदार्थ की एक स्टेट यानी ठोस से द्रव में बदल गई। अब इसको और ऊष्मा देंगे तो ये वाष्पित होकर गैस में बदल जाएगी। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि भाई अपन ऊर्जा देने पर, ऊष्मा देने पर ये अलग अलग में स्टेट में परिवर्तित हो जाती। अब अगर अपन ऊष्मा लें, जैसे ये है, इसका उल्टा प्रोसेस, जैसे अपने पास गैस है जल यानी कि वाष्प, उससे अपन ऊर्जा ले लें, ठीक है, तो वो ऊष्मा ले लें, मान लो टेम्परेचर कम कर दें तो वो क्या बन जाएगी, जल। और ले लें, मतलब बहुत ज़्यादा 0 डिग्री से कम कर लें तो वो ठोस यानी कि बर्फ़ बन जाएगी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की एक स्टेट को दूसरे में अपन बदल सकते हैं। कैसे, ऊष्मा को लेकर या देकर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ठोस। यहाँ अपन गुण देखेंगे, अलग अलग कौन कौन से गुणों के आधार पर अपन इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ है ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। इसका पहला अंतर देखते हैं आकार के आधार पर, ठीक है। आकार, इसका आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार हमेशा निश्चित होता है। जैसे कोई आप पत्थर देखिए, ठीक है, वो पत्थर हमेशा एक निश्चित आकार में रहता है, जैसा भी है। जैसा कोई ऐसा है तो भी वो हमेशा एक निश्चित आकार में रहता है। तो आकार के आधार पर ठोस कैसा होता है, निश्चित। और द्रव, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर अपन इसका एग्जांपल दे दें, कोई बर्तन है ऐसा, इसमें अगर अपन जल रखेंगे तो ये इस बर्तन के आकार के अनुसार अपना आकार ग्रहण कर लेगा। और ये अगर अपन ऐसे में रखें तो भी ये इसके अनुसार आकार
ग्रहण कर लेगा। लेकिन ठोस को जैसे में रखेंगे बर्तन पे वो डिपेंड नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। इसका आकार डिपेंड करता है किस पे? बर्तन पर। वैसे ही गैस, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। इसका भी आप कोई एग्जाम्पल देख लें। किसी बर्तन में हवा भरेंगे तो वो हवा उस बर्तन के अनुसार ही अपना आकार ले लेती है। दूसरा अंतर देखते हैं आयतन के आधार पर। ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसको भी अपन ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, सेम आयतन आकार सेम रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये कोई पत्थर है, ठीक है, तो इसका आयतन यानी ये शेप, ठीक है, तो ये एक जैसी रहती है और इसका भी आयतन निश्चित रहता है। अब देखते हैं द्रव, इसका भी आयतन निश्चित रहता है, लेकिन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान, यानी जो अणु होते हैं, क्योंकि ठोस द्रव गैस कोई भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं, तो उन अणुओं के बीच में कितनी रिक्त स्थान है, मतलब कितनी गलियां हैं, उसके आधार पर अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको। तो पहला देखते हैं ठोस अणुओं के बीच, ठोस में अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तभी तो वो ठोस होता है। उसको अपन दबा भी नहीं सकते, एकदम अणु होते हैं जो एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, ये होती ठोस, ये अणु बहुत पास पास होते हैं, गैप इनमें, ये जो गैप होता है ये बहुत कम होता है ये। अब देखते हैं लिक्विड, ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक, यानी कि ठोस को अपन दबा ही नहीं सकते, लेकिन इसको थोड़ा बहुत दबा सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ये रिक्त स्थान होता है ये। ठीक है, तो ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है और गैसों में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, यानी गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं, इसको अपन आसानी से दबा सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं घनत्व के आधार पर। ठीक है, घनत्व क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ एक समझने के लिए ये समझ लीजिए, घनत्व मतलब कठोरता। ठीक है, तो जो जितना कठोर है उसका घनत्व अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, ठोस सबसे कठोर होता है तो इसका घनत्व अधिक होता है, और द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस से ज़्यादा, क्योंकि मीडियम होता है। और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, गैस कठोर नहीं होती तो इसका घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं बहने का गुण। बहने का गुण यानी कि फ्लो, बहना मतलब फ्लो, यानी अगर अपन इसको इन तीनों में से किसी को किसी सतह पर डालते हैं तो वो बहेगा, यानी कि आगे बढ़ेगा अपने आप या नहीं, इसके आधार पर। ठोस बहते नहीं हैं, जैसे अपन कोई सतह है, इस पे ठोस कोई पत्थर रख देते हैं तो सीधी सी बात है ये आगे अपने आप नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। अगर अपन लिक्विड जैसे यहाँ अपन पानी गिराएंगे तो वो अपने आप इधर या इधर चला जाएगा, तो ये होता है बहने का गुण। तो द्रवों में बहने का गुण होता है और गैसों में भी बहने का गुण होता है। ऑब्वियस बात है कि गैसें भी बहती है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा। अगर अपन इनमें से सबको ऊष्मा दें यानी हीट, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके आधार पर। ठोस गर्म करने पर फैलते हैं, या आपने सुना होगा कि जो रेलवे पटरियाँ होती है वो जब जोड़ी जाती है तो थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है बीच में, ये छूट रखी जाती है, ये इसी कारण रखी जाती है। ठोस गर्म करने पर फैलते हैं ताकि गर्मियों में ये फैले तक यहाँ ऐसे चिपक ना जाए और चिपक कर ऐसे बैंड ना हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ छूट रखी जाती है। तो अपने को यहाँ से क्या देखना है कि ठोस गर्म करने पर फैलते हैं, ऊष्मा देने पर फैलते हैं। द्रव को गर्म करने पर उबलता है, सीधी सी बात है। जैसे कोई बर्तन में पानी है, अपन इसको गर्म करेंगे तो ये उबल कर वाष्प बनेगा,
और गैसों को गर्म करने पर बहुत तेज़ी से फैलती है, यानी इसके कण जो है वो दूर दूर चले जाते हैं। अब देखते हैं सातवां तल, यानी कि ये ठोस द्रव या गैस किसी मतलब कहीं रखा हुआ है तो उसका ऊपर का तल कैसा होगा वो देखना है। इसका तल समतल होना आवश्यक नहीं है। जैसे कोई पत्थर है ये, तो इसका तल समतल होना कोई आवश्यक नहीं है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। और स्थिर द्रव का तल सदैव समतल होता है। जैसे अपन किसी ग्लास में पानी रखेंगे तो इसका अगर ये स्थिर है तो इसका तल हमेशा समतल होगा, और इसका कोई तल नहीं होता क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर गति करते रहते हैं ऐसे, तो यहाँ इसका कोई फिक्स तल नहीं होता है। अब देखते हैं आठवां दाब का प्रभाव, यानी अपन प्रेशर अप्लाई करें तो इनमें क्या क्या अंतर देखेंगे अपन। ठोसों को बहुत अधिक दबाया जा सकता है, ठोसों को बहुत ही कम दबाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई पत्थर है, अपन इसको दबाते हैं, लोड लगाते हैं ऊपर से, तो ये दबेगा नहीं, टूट जाएगा पर दबेगा नहीं, तो इसको बहुत ही कम दबाया जा सकता है। थोड़ा बहुत दब भी जाएगा तो बहुत कम, जिसको अपन खुली आंखों से देख नहीं सकते, तो अपन कह सकते हैं कि इसको दबाया नहीं जा सकता। द्रवों को ठोसों की अपेक्षा दबाया जा सकता है, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। गैसों को बहुत अधिक दबाया जा सकता है, गैसों को तो यहाँ तक दबाया जा सकता है कि गैसों को दबाते दबाते अपन द्रव में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक भी अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में, लेकिन यहाँ आप क्वथनांक का मतलब ये समझ लीजिए कि वो टेम्परेचर जिस पे ये पदार्थ वाष्प बन जाए, वाष्प बनकर उड़ जाए। तो पहला देखते हैं ठोसों। ठोस, तो ठोसों का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। क्यों? अगर कोई बर्तन में अपन ठोस लें, ठीक है, और उसको वाष्प बनाना शुरू करें, ये कोई ठोस है, ठीक है, इसको वाष्प बनाना है, तो ये पहले इसको अपन हीट दे रहे हैं, तो वाष्प बनने के लिए पहले ये द्रव फॉर्म में आएगा, फिर गैस में आएगा, फिर उड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई इसके लिए ऊष्मा बहुत अधिक, यानी कि क्वथनांक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होगी, तो इसका क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। अब द्रवों का क्वथनांक ठोसों से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये द्रव में पहले ही है, तो इसको गैस में बदलने में टेम्परेचर कम की आवश्यकता होगी, और गैसों का क्वथनांक सबसे कम होता है क्योंकि ये गैस में है पहले ही, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये वाष्प बनकर उड़ जाएंगे, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ठोस का। बर्फ़, पत्थर, धातुएं, मेटल्स, और लिक्विड, जल, दूध, शहद, और गैस, वायु, ऑक्सीजन एवं अन्य गैसें लाइक नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ओके, का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी अपन ने क्या देखा था, द्रव्य की स्टेट्स, यानी कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में, लेकिन यहाँ अब बात करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो द्रव्य अपने आसपास कोई पदार्थ है मान लो, तो आप देखोगे तो वो अपन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो वो शुद्ध है या अशुद्ध यानी मिश्रण है, दो हो सकते हैं, या शुद्ध यानी प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। तो अपन द्रव्य को दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, और सेकंड मिक्सचर यानी मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ भी दो तरीके में डिवाइड हो सकता है, पहला है तत्व यानी एलिमेंट्स, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। और जो मिश्रण है ये भी दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, एंड विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अपन इन सब को अलग अलग समझते हैं, किसकी क्या परिभाषा होती है, कौन क्या होता है। पहला देखते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। जिन पदार्थों का संगठन हमेशा निश्चित रहता है, जिन पदार्थों का संगठन,
इसका क्या मतलब हुआ? संघटन। जैसे किसी बर्तन में हमारे पास कोई शुद्ध पदार्थ है, यानी प्योर सब्सटेंस लिया हुआ है, तो इसमें से अपन मान लो एक सैंपल लें, छोटा सा इतना, यहाँ से एक सैंपल लें, यहाँ से एक सैंपल लें, मान लो बीच में से 3 सैंपल लें, ठीक है, S1 S2 और S3, 3 सैंपल लिए। तो इन तीनों सैंपल के जो गुण होंगे वो हमेशा एक जैसे होंगे, यानी कि जिन पदार्थों का संघटन हमेशा निश्चित रहता है, यानी एक जैसे होंगे ये, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, यानी कि संगठन हमेशा निश्चित एक जैसा। अब शुद्ध पदार्थ भी आपने देखा 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थों को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, फेरस, जो भी, ठीक है। तो यानी कि तत्व क्या होता है? तत्व में जो परमाणु होंगे वो हमेशा एक जैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये लिखा है कि ये सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। सीधी सी बात है, जब एक ही परमाणु से सेम जैसे जैसे बन के मिला है तो उसको अलग अलग में अपन बांट नहीं सकते। दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात, ये वर्ड ही इम्पोर्टेंट है इसमें, निश्चित अनुपात। भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी कि इसमें परमाणु या तत्व भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में होंगे कि रासायनिक संयोजन से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी कि यौगिक को 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? भिन्न प्रकार के, यानी कि यौगिक जो होगा वो हमेशा भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बनेगा, तो उसको अपन सीधी सी बात अलग अलग तत्वों में तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं H2O, ठीक है, NaCl, CO2, CH4। तो अपन इसको यौगिक ही क्यों बोलेंगे? NaCl जैसे है, इसको यौगिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि NaCl, Na+Cl, इसका ये 2 अलग अलग तत्व है, तत्व 1, तत्व 2। तो परिभाषा क्या कहती है? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु। तो पहली लाइन क्लियर हुई, भिन्न भिन्न हो गए 2 अलग अलग कि एक निश्चित अनुपात में, यानी कि इसका भी 1 मोल मतलब 1 अणु और इसका भी 1 अणु मिलके NaCl बनाएगा, NaCl। अगर इसमें मैं ले लूँ Na2Cl, यानी कि इसके 2 ले लूँ और इसके 1 ले लूँ, तो ये नमक यानी NaCl नहीं रहेगा, क्योंकि इसका अनुपात अब निश्चित नहीं रहा। तो इसको अपन यौगिक, ये नमक वाला ये यौगिक नहीं बोलेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि H2O यौगिक है क्यों? ठीक है, H2O यानी जल यौगिक है क्यों? तो इसका आंसर देने के लिए अपने को सीधी सी बात है, यौगिक की परिभाषा पे जाना होगा। यौगिक क्या होता है? तो यौगिक कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो यहाँ H2O किससे बना है? H2 और प्लस O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, ये अणु मिलकर इसको बनाते हैं। अगर मैं इसको ये ऐसे लिख दूँ H2O2, इसके 2 ले लूँ, इसके 2 ले लूँ, तो ये अनुपात अब निश्चित नहीं रहा, तो ये यौगिक है जो ये जल नहीं रहेगा, ये होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि ये यौगिक ही चेंज हो गया। तो ये जल का यौगिक तभी कहलाएगा जब इसके अनुपात होंगे वो 2:1, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के संयोजन के कारण होगा। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण, यानी अगर कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है तो वह अशुद्ध होगा, और अशुद्ध पदार्थ को हम अपन बोलते हैं मिश्रण या मिक्सचर।
दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात, ये देखो किसी भी अनुपात में, यौगिक में क्या था, एक निश्चित अनुपात था, अनुपात बिगड़ा यौगिक गए बिगड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ अनुपात निश्चित नहीं होता, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हो। लेकिन यहाँ भी होगा क्या, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, यानी दो या दो से अधिक तत्व तो यहाँ भी मिलेंगे, पर यहाँ कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, जबकि यौगिक में एक निश्चित अनुपात था। कोई निश्चित अनुपात नहीं में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जल व नमक का मिश्रण, यानी पानी के अंदर अपन नमक डालें, ठीक है, पानी के अंदर नमक डालें, पानी पहले से है, ऊपर से NaCl डालें, तो इसमें कितना डालेंगे, भले ही अपन 1 ग्राम डालें, 2 ग्राम डालें, कितना भी ग्राम डालें, वो हमेशा रहेगा मिश्रणी, ठीक है, वो उसमें सांद्रता बढ़ जाएगी, पर रहेगा वो हमेशा जल व नमक का मिश्रण, ठीक है। तो इसमें अनुपात पे डिपेंड नहीं करता, अपन कितना डाल रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या होगा, मिश्रण। अगर अनुपात पे डिपेंड करता तो वो होता यौगिक, ठीक है। अब मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। मिश्रण या मिक्सचर, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर एंड विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। पहला है समांगी मिश्रण, जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, यानी जब मिश्रण का संगठन यानी कंपोजिशन एक समान होता है। इसमें वही एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन, जैसे इसमें कोई मिक्सचर भरा है, ठीक है, बर्तन में, तो इसमें अपन मान लो एक यहाँ से सैंपल लें, एक यहाँ से लें और एक यहाँ से लें, 3 सैंपल लें, और तीनों के गुण यदि समान यानी कि उनको देखने पर वो एक जैसे लगे, तो वो मिश्रण जो होगा वो होगा समांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल देखें, नमक व जल का मिश्रण। इसमें अगर कोई बर्तन लें आप और उसमें नमक, जल के अंदर नमक मिला दें, तो उसमें आपको अलग अलग कुछ नहीं दिखेगा, वो एक जैसा ही घोल दिखेगा, तो वो समांगी मिश्रण है। वायु में ऑक्सीजन, आपको वायु में बहुत सारी गैसें रहती है और उसमें ऑक्सीजन भी रहती है, लेकिन वो अपने को अलग से दिखती नहीं है, इसका मतलब वो समांगी मिश्रण है। अब है विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार के मिश्रण में मिश्रण के प्रत्येक भाग के घटक एक समान नहीं होते हैं, अर्थात घटकों का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं होता है। जैसे वही लें अपन कोई एग्जाम्पल, यहाँ मान लो जल है और मैं इसमें रेत डाल दूँ, सैंड, तो वो रेत सीधी सी बात है तली में जम जाएगी, ठीक है। अब सैंपल लूँ मैं, यहाँ से लूँ, एक यहाँ से लूँ, एक यहाँ से लूँ, तो सीधी सी बात है कि भाई इनमें सबके गुण अलग होंगे। इसमें ये जो पहला सैंपल है S1, इसमें क्या है, सिर्फ जल है, इसमें रेत नहीं है। और जब नीचे वाला ये लेंगे तो इसमें सारी की सारी रेत है नीचे जमी हुई, और यहाँ लेंगे तो इसमें जल भी है और रेत भी है, यानी कि सैंपल अलग अलग है, यानी मतलब इनके गुण अलग अलग है। तो ये क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण अपन ऐसे पहचान सकते हैं कि भाई उनको देखने पर उसके कुछ गुण, कुछ जगह अलग गुण रहेंगे, कुछ जगह अलग। जैसे पानी के अंदर कोई पारदर्शी ग्लास लें और पानी लें उसमें, और ऊपर से उसमें रेत डालें, तो आप नीचे देखोगे तो रेत भी दिखेगी, ऊपर देखोगे साफ दिखेगा, यानी कि अलग अलग परतें दिख रही है, तो वो होगा विषमांगी मिश्रण। अब एक क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, मिश्रण तथा यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। मिश्रण तथा यौगिक में मुख्य अंतर बताना आपको, तो आपको पता लग गया होगा कि मुख्य अंतर क्या था, कि यौगिक होता है वो होता है 2 या
2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे पर वो एक निश्चित अनुपात में, जबकि मिश्रण में क्या था, मिश्रण में क्या होता, 2 या 2 से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में। ठीक है, तो ये था मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।